पोषण, पोषण में तीन चीजें और थी जो बाकी थी। एक तो उसमें था, टॉपिक था हमारा यहाँ पर पोषण और पोषण पदार्थ, ठीक है, यही टॉपिक चल रहे थे पोषण पदार्थ में। और पोषण पदार्थ में तीन चीजें और बाकी हैं जिसको हमें समझना है। पहला इसमें है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये समझना है ना। और न्यूक्लिक एसिड एक तो हमें ये समझना है, और दूसरा समझना है इसमें जल, और तीसरा समझना है खनिज। इसके बाद हम लोग इनको समझने के बाद हम समझेंगे मानव रोग क्या है। इनको पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन इनसे बनेगा वो सीधे बनेगा कि जो न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लिक अम्ल है, वो न्यूक्लिक अम्ल इसको कहते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल है या एसिड है, तो इसमें इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात है, न्यूक्लिक अम्ल जो हैं, जो न्यूक्लिक एसिड हैं, वो हमारा आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं, पहली बात, ठीक है। आरएनए और डीएनए के रूप में पाए जाते हैं। सिंपल सा लिख लेना है ये आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड, हाँ और डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। हाँ, तो ये डीएनए के रूप में पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि इनका कार्य क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये काम क्या करते हैं, ठीक है, कार्य क्या करते हैं। तो कार्य क्या करते हैं, ये कार्य एक आनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। देखो, आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना इनका कार्य होता है। क्या होता है, आनुवांशिक गुणों का, आनुवांशिक है ना, आनुवांशिक गुणों का जो जेनेटिक होते हैं, एक गुणों का एक पीढ़ी से, है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, है ना, दूसरी पीढ़ी तक ले जाना होता है ना। ये ध्यान रखना है, एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक ले जाना होता है। देखो, साइंस को बहुत सिंपल वे में समझना है कि जो न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो ये डीएनए आरएनए के रूप में पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका जो कार्य है, यानी जो इसका काम है, सिंपल पूछेगा काम क्या है, तो काम है इसका है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाना। अगर मान लीजिए हमारा अगर डीएनए चेक किया जाएगा, तो हमारा डीएनए वही होगा जो हमारे दादाजी का डीएनए है, ये ध्यान रखना है। या दादाजी के नहीं पिताजी, सर, मतलब पिताजी के ऊपर भी तो, हाँ पिताजी पिताजी हाँ पिताजी, जैसे कि हम्म, तो जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों के शरीर में हमारे माँ बाप की आ जाती हैं पूरी तरह से। कभी कभी तो लोग पहचान लेते हैं कि ये लड़का फलाने का है, उनका है, या उनका भाई का है। तो हम लोगों में जो जेनेटिक जो गुण हैं, आनुवांशिक गुण हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर सही से खुद को देखोगे, है ना, कभी शीशे के सामने खड़े होकर देखना, अपने चेहरे को ही देखना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आपको नजर आएंगी जो आपके चेहरे में आपके माँ बाप की होगी, ठीक है, आपके माँ बाप की होगी। सर, कभी मुझे तो ऐसे कुछ नजर नहीं आती है। नजर नहीं आती, जरूर ध्यान से देखना कभी। और मैं तो सर एक्चुअली मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है, बट मुझे कुछ नजर नहीं आती है। नहीं, तो कभी कुछ ना कुछ होगा, जैसे आपके बाल हैं, आपकी आंखें हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है तभी। और कभी कभी तो पूरा पूरा फेस मिलता है, पूरा पूरा फेस मिलता है। हम लोगों ने कई बार देखा है कि बेटे और बाप का अक्सर लोग पहचान लेते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ समझना ये है कि इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाना। नेक्स्ट समझते हैं जल। जल क्या है, ठीक है, अब हम बात करते हैं जल की। तो जल एक यौगिक है। यौगिक क्या है, जल एक क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है।
जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इस यहाँ पर इसको याद ना रखे तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ना भी याद रखे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यौगिक मैंने इसलिए बताया कि जनरल वे में पूछ लेते हैं कि जल में क्या क्या पाया जाता है। तो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, कार्य हम समझते हैं। हाँ, दूसरी चीज ये भी है कि ये मानव शरीर में 65 से 75% तक होता है। जो हमारा शरीर है वो जल की मात्रा 65 से 75 तक, यानी 65 to 75% हमारी बॉडी में वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज और बताएं आपको, जल में किसी तरह की कोई ऊर्जा नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। जल में कोई 0 कैलोरी होती है, ये बात आपको याद रखना है। क्या होता है, 0 कैलोरी। इसमें 0 कैलोरी होती है, 0 कैलोरी, यानी इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, जल ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में करता है। जल ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में करता है। जो हम पानी पीते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, ध्यान समझिएगा, उसमें ऑक्सीजन होती है। तो जब हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो एक बार पानी पीने पर, यह साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, एक बार पानी पीने से हमारा दिमाग 14 गुना तेज चलने लगता है। अगर हम मान लीजिए काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और आपने एक गिलास पानी पिया, एक गिलास पानी पीने के बाद आपका दिमाग कितना काम करने लगेगा, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और हमारा 14 गुना, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 14 गुना दिमाग काम करने लगता है, 14 गुना दिमाग काम करने लगता है। तो ये चीज है। तो पहली बात, जल यौगिक है, मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और उसमें एक बात मैं और बताऊं, अच्छी बात, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, हाइड्रोजन कम होती है। दूसरी बात कि ये ऑक्सीजन हमारी जो बॉडी में जाती है तो हमें आराम मिलता है और जिसकी वजह से हम ज्यादा काम कर पाते हैं। तो एक बार पानी पीने से 14 गुना काम करता है। सर माइक बंद करिए। माइक किसका खुला हुआ है? कोशिश करिएगा माइक अपना आप खुद ही बंद रखें, ताकि जब आप पूछें तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो है, हाँ, अब जल के एक तो काम होता है, क्या क्या काम होते हैं जल के, वो लिख लीजिए। कार्य क्या होते हैं जल के, पहला होता है ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन की पूर्ति पहला काम होता है, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम होता है शरीर के तापमान, शरीर को तापमान, शरीर का तापमान नियंत्रण रखना, ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रण रखना, ठीक है, नियंत्रण रखना। कभी आपने देखा होगा कि जब हम लोगों को तेज बुखार आ जाता है, तेज फीवर आ जाता है, तो नहलवा दिया जाता है, कभी कभी माथे पे या जो मतलब बॉडी पे भीगा कपड़ा रख देते हैं, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है इससे। उसके बाद जो है अवशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ, शरीर में अवशिष्ट पदार्थ कैसे निकलते हैं, पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, ठीक है। तो अवशिष्ट पदार्थों का निकलना, अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं या जो वेस्टेज होते हैं, है ना, अवशिष्ट पदार्थों का निकालना। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे अवशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, जैसे
लोग बोलते हैं कि अगर आपके स्टोन है ना, तो लीवर में, सॉरी किडनी में अगर स्टोन है तो ज्यादा पानी पीजिए, वो निकल जाएगी। तो पथरी वगैरह होती है तो उससे पानी पीने से भी निकल जाती है। तो कई बार होता है कि लोग बोलते हैं हमारा जो है बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर बोलता है खूब पानी पीजिए। तो क्या होता है, इससे जो खराब पदार्थ अंदर शरीर के हैं वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद एक जल में देखो, जल बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना है कि दूसरी चीज ये है कि एक आर्सेनिक होता है, ठीक है। ये लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल में आर्सेनिक, आर्सेनिक वर्ड इंग्लिश का है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संखिया। जल में आर्सेनिक अधिक होने से कैराटोसिस नामक बीमारी हो जाती है। कैराटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैराटोसिस नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है, नामक बीमारी हो जाती है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। जिसमें दांत तथा हड्डी प्रभावित होती है, हमारी हड्डियां प्रभावित हो जाती हैं, हड्डियां प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो आर्सेनिक जो है जल में पाया जाने वाला एक खनिज है। अगर आर्सेनिक ज्यादा है किसी वाटर में, तो वो जो लोग पानी पिएंगे उन्हें कैराटोसिस नाम की बीमारी हो सर जाएगी। सर सर सर, तो कैसे पता चलेगा कि आर्सेनिक मतलब ज्यादा है हमारे पानी में, कैसे पता चलेगा? देखो ये क्या होता है, जैसे समय समय पर, जैसे मान लीजिए, हेलो हाँ हाँ हाँ, आप सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही, मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ। देखिए, जैसे आप भागलपुर में रहते हैं, ओके। पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जहां भी रहते हो, तो जो आपके यहाँ पानी सप्लाई वाला आता है, जो सप्लाई, जो पाइप के थ्रू जो पानी आता है, वो पानी आपके पास तभी आता है जब वो प्यूरिफाई होता है। टंकी, जो बड़ी टंकी लगी होती है ना, वहां पे प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होने के बाद वो पानी आपके पास आता है। अगर जल में किसी तरह का कोई गंदगी होगी या कोई हानिकारक पदार्थ होगा, तो वो पानी सप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो पानी आपसे नहीं आ पाता है। आर्सेनिक पानी उसी पानी में निकलता है। आर्सेनिक जो लोग डायरेक्ट कुएं से पानी पीते हैं या तालाब से पीते हैं या फिर नल से पीते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। जो लोग सरकारी पानी पीते हैं, जो गवर्नमेंट का, जैसे जो भी आपकी नगर पालिका होगी, तो वहां ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जैसे ही पानी आएगा वो पानी रोक दिया जाएगा। तो सबसे सेफ पानी होता है जो आपका सप्लाई का पानी होता है। वो पानी बिस्लरी से ज्यादा सेफ होता है। जो पानी जो आप पीते हो, जैसे जैसे दिल्ली में हम लोग रहते हैं, तो दिल्ली में यमुना का पानी पीते हैं, ठीक है। तो जी। यमुना का पानी जो है वो बिस्लरी से ज्यादा प्यूरिफाई है, क्योंकि वहाँ, यमुना का? हाँ सर, तो हमने सुना है कि मतलब यमुना नदी का पानी, मतलब जो पानी है वो बहुत मतलब मैला और मतलब बहुत गंदा होता है। हाँ, गंदा होता है, लेकिन वो हम लोगों तक प्यूरिफाई होके पहुंचता है। हमने क्या बोला कि पानी वहां से लिया जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं। जो जिन जी। मिनरल्स की अधिकता होती है उनको कम करते हैं, जिन मिनरल्स की जरूरत होती है वो डालते हैं। वो जो पानी सप्लाई होता है, फिर चाहे वो मुंबई में हो, चाहे जयपुर में, चाहे पटना में, किसी भी जगह हो, तो छोटे शहर की तो हमें नहीं पता, लेकिन बड़े शहरों में प्यूरिफाई होके पानी आता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। हालांकि शहर वाले वो भी नहीं पीते हैं। हम उस पानी को भी आरओ में डाल, मतलब आरओ के द्वारा उसको पीते हैं हम लोग। हालांकि वो पानी पियेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन बस उसका थोड़ा स्मेल अलग होता है। तो आरओ के द्वारा हम उसको पीते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेरी बात समझिए। आर्सेनिक उसी पानी में हो सकता है जो पानी हम डायरेक्ट नल से निकालते हैं, या जो पानी हम लोग बोरिंग से निकालते हैं, जो पानी हम लोग कुएं से लेते हैं, जो पानी हम लोग तालाब या नदी या झील से लेते हैं।
उसमें आर्सेनिक हो सकता है, ठीक है। और इसकी समय समय पर जांच होती रहती है, तो इसलिए ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा आर्सेनिक भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, उसके बाद हरियाणा में पाया जाता है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। जो मैक्सिमम है आर्सेनिक है वो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक पाया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जल एक यौगिक है। हमने क्या बोला कि जल के बारे में बहुत सिंपल समझना है, कि हमने यही बोला ना कि जल क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। यौगिक का मतलब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। फिर हमने कहा कि जल की मात्रा 65 to 75% हमारी बॉडी में होती है। फिर हमने कहा कि इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमने इंपॉर्टेंस बोला कि ऑक्सीजन की सप्लाई, है ना, ऑक्सीजन की पूर्ति। फिर हमने बोला कि उसके बाद क्या बताया कि तापमान नियंत्रण, ठीक है, तापमान नियंत्रण। फिर बताया हमने अवशिष्ट पदार्थों का निकलना, पदार्थों का निकलना। और फिर हमने बताया कि नोट करके जो आर्सेनिक है ना, जो आर्सेनिक है वो एक मिनरल है, वो क्या है, एक मिनरल है। और जिसकी अधिकता से क्या हो जाता है, कैटारोस, कैटा और सॉरी कैराटोसिस, कैराटोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये था पूरा जल के बारे में। कोई डाउट हो तो बताओ जी। स्वप्निल, अर्चना जी बताएं, गुड्डू, राखी, क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। बस जो चीजें हम एडिशनल बोलते हैं वो भी लिख लिया कीजिए। एडिशनल जैसे हमने बोला कि आर्सेनिक सप्लाई वाले पानी में नहीं होता है, वो डायरेक्ट जो लोग बोरिंग से पीते हैं उसमें होता है। गांव वाले लोग क्या समझते हैं कि नल का पानी सबसे शुद्ध है, जबकि सच्चाई कुछ और है, शुद्ध नहीं होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना, वो नीचे से कैसे आ रहा है। सर सबसे शुद्ध तो वर्षा का पानी होता है। हाँ तो वर्षा का पानी होता है, लेकिन वर्षा का पानी सर होता है लेकिन पी नहीं सकते ना उसको हम। अब वर्षा नो सर का, पी नहीं सकते हैं। हाँ, वर्षा के पानी में SO2 की मात्रा ज्यादा होती है, सल्फ्यूरिक एसिड, जी सल्फर, उसकी ज्यादा मात्रा होती है सल्फर की। और सर तो मतलब वो वर्षा का पानी पीने से आखिर हो क्या सकता है, मतलब सल्फ्यूरिक की मात्रा अधिक होने से क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता, आपकी स्किन डिजीज हो सकती है, स्किन मतलब वो खुजली की बीमारी हो सकती है, और पीने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ओके उसके बाद है इसमें खनिज, है ना, खनिज। खनिज जो है आ, खनिज भूमि से प्राप्त होते हैं, ये बात सही है ना, भूमि से प्राप्त। खनिज लवण, हाँ, लवण भी लवण तो मिनरल, जी मिनरल वही चीज, सारी चीजें आ गई मिनरल। इसमें लवण है, नमक है, और कॉपर है, आयरन है, ये सारी चीजें हैं, जिंक है, सभी चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे कभी कभी अपने जैसे पुराने समय में गंगा यानी नदी में, पुराने समय में आपने देखा होगा नदी में पैसे डालने का चलन होता था, मतलब लोग पैसे डालते, आज भी डाल देते हैं पैसे। तो उसका क्यों पैसे सर? तो सुनिए, उसका वही बता रहे हैं कि पुराने जमाने में पैसे डालने, आज भी होता है, लोग पैसे चढ़ाते हैं और दुआ मांगते हैं, जो भी है आशीर्वाद मांगते हैं, तो उनको लगता है अगर वो 5 रुपए या 2 रुपए डाल देंगे तो गंगा मैया को मिलेंगे, उसका आशीर्वाद मिलेगा, तो एक धार्मिक भावना के तौर डालते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि पानी में इसलिए डालते थे पैसे, पहले पहले पैसे कॉपर के हुआ करते थे, तांबे के, और तावा जो है वो पानी को शुद्ध करता है, तावा जो है पानी को शुद्ध करता है। और हम लोग पहले गंगा या जो भी नदी है आपके आसपास में,
उसी का पानी पीते थे। तो पैसे डालने से, सिक्के डालने से उस नदी का पानी शुद्ध होता था, ऐसी मान्यता थी। लेकिन आज के समय में जो पैसे अब डालते हैं वो सिर्फ वेस्टेज है, मतलब उसका सिर्फ कोई लाभ नहीं है उसका, है ना। देखा होगा अगर कोई नदी के पास से बस निकलती है, ट्रेन निकलती है, लोग डालते हैं, आप लोगों ने ये चीज फेस की होगी। तो वो है, तो कॉपर जो है अभी भी बोलते हैं कि पानी तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, है ना। कभी ऐड भी जी आता जी। है, आपने देखा होगा। तो खनिज भूमि से प्राप्त होते हैं। इसमें कौन कौन से खनिज है? तांबा है, लोहा है, ठीक है, और जिंक है, और लवण है। तो ये सब हमारे, और आयोडीन है, ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है सारे जिंक, मतलब मिनरल। आयोडीन का तो पता है कि घेंगार रोग इससे हो जाता है। लवण भी पता है, नमक है ना, लवण। और जिंक है, इससे शरीर की वृद्धि, मजबूती बढ़ती है। कहते ना, आपने ऐड सुना होगा च्यवनप्राश का, लोहा और जिंक, सिल्वर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो लोग। तो लोहा, चांदी, जिंक ऐड आता है ना, तो वही सब होता है ना। नो सर, सोना चांदी च्यवनप्राश। हाँ, ये ऐसे ही कुछ होता है। सोना मतलब वो मिनरल ही है सारे, चांदी और सोना हो। और सर जैसे कि ये सब पहले के जैसे धातु थे जो इसमें पहले लोग भोजन करते थे, तो उसका भी असर इससे होता था ना। बिल्कुल। भोजन करने का अर्थ यही होता था कि जो धातु होते थे, सोने चांदी अदरवाइज जो भी, वो इसलिए खाते थे कि उससे हमारे बॉडी में उसका एक इफेक्ट होता था। इसीलिए तो होता है, देखो हम लोग अक्सर जैसे अभी हम बोलते हैं, जैसे कि अभी आपने बोला कि तांबे में पानी पियो तो फायदेमंद होता है, तो जैसे वो धातु है, तो वैसे ही जैसे कि सिल्वर गोल्ड भी एक धातु ही है, तो उसमें भी खाना खाना या जो करते थे तो उससे इफेक्टिव पड़ता था ना बिल्कुल। शरीर में, ब्लड वगैरह को। इसीलिए आपने अभी भी देखा होगा, अभी आपने देखा होगा थोड़ा जब भी कोई धार्मिक क्रिया होती है, शादी होती है, कुछ भी ऐसा कुछ नामकरण वगैरह होता है, तो जो लोटा या जो छोटा सा होता है वो तो तांबे का ही होता है, देखा होगा आपने। और कुछ थोड़े संस्कारी लोग हैं या मतलब पुराने ख्यालात के लोग हैं, तो वो अभी भी तांबे का लोटा या थाली यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये भी है। तो खैर ये हो गया आपका खनिज। उसके बाद सीधे सीधे अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर संतुलित आहार, संतुलित आहार की, ठीक है। संतुलित आहार ये क्या होता है? संतुलित पोषण या संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, इसको समझिएगा। संतुलित आहार, देखिए बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि जितना भोजन हमें मिलना चाहिए, जितना भोजन हमें मिलना चाहिए उतना हो, और इसमें पेट भरने के साथ साथ में हमें सब पोषक तत्व मिलने चाहिए, सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए। उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। होता क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जो ये है मिल्क है, ये बैलेंस डाइट नहीं है। जो दूध है वो बैलेंस डाइट में नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखना है। दूध बैलेंस डाइट में नहीं आता है। उसका रीजन ये है, और दूध में आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। कभी आपसे पूछेगा कि मिल्क, जो दूध है वो संतुलित आहार है या नहीं है, ठीक है। तो दूध जो है वो डाइट, बैलेंस डाइट नहीं है, क्योंकि उसमें आयरन, है ना, आयरन और विटामिन सी, इन दोनों की कमी होती है। इसलिए मिल्क जो है वो संतुलित या संपूर्ण आहार नहीं माना जाता है। अब ये भी ध्यान, दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो बैलेंस डाइट है ना, जो बैलेंस डाइट है वो एज और सेक्स के हिसाब से अलग अलग होती है।
एज और सेक्स के हिसाब से अलग अलग होती है। मतलब क्या है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि एक बच्चा है जो 3 साल का है ना, और एक आदमी है जो 38 ईयर का है, तो दोनों का बैलेंस डाइट अलग होगा ना। एक 38 साल का आदमी, एक 30 साल का बच्चा, एज के हिसाब से अलग अलग डाइट होगी। दूसरी बात कि एक साइंटिफिक ये चीज है कि हाँ, ये साइंस कहता है कि मेल और जो बच्चे होते हैं, यानी पुरुषों और बच्चों की तुलना में महिलाओं को, स्त्रियों को भोजन की कम आवश्यकता होती है। अब ये चीज हम भी बहुत देर तक समझते रहे, अभी तक नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों है, लेकिन साइंस में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में है कि जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनको कैलोरी की या उनके भोजन की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, हम सिर्फ ये कह दें कि वो कम काम करती हैं तो ये तो अलग बात हो गई ना, है ना। काम कौन कम करता है, कौन ज्यादा करता है, ये अलग सब्जेक्ट है। तो हम कभी इस बात पे इस चीज से नहीं कह सकते। कई जगह ऐसा है कि आदमी लेटे हुए हैं और बेचारी खेत में काम कर रही है, तो वो चीज हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, जब जिस दिन मेरे समझ में आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पुरुषों को और बच्चों को भोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हो सकता है इसलिए कि जो पुरुष है वो बाहर काम करते हैं, थोड़ा फिजिकली वर्क उनका ज्यादा हो जाता है। तो और बच्चों का तो क्लियर है, इसलिए चाहिए कि उनकी ग्रोथ होनी है। बच्चों में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि स्त्रियों से बच्चों को भोजन ज्यादा चाहिए, ये बात तो ठीक है। और हम लोग बचपन में हम लोगों ने देखा भी है कि खाना अभी क्या है कि हम लोग 2 बार खाना खाते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोग थोड़े और छोटे होंगे 3 बार खाते होंगे, और छोटे होंगे तो 4 बार खाते होंगे। जब आप 5-6 साल के होते हो तो दिन में 5-6 बार खाना खाते हो, है ना। मतलब 10-11 साल तक खाना आप खूब खाते हो। बच्चे खाना ऐसा रूटीन नहीं कि 2 बार ही खाएंगे या 3 बार खाएंगे, वो 4 बार 5 बार जब भी घर में जाएंगे खा के आएंगे। तो बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना है, यहाँ पे लिख भी लीजिए कि बच्चों और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर कभी लिखना पड़े तो ये कह सकते हो कि जो पुरुषों का काम है वो बाहर रहता है और फिजिकल वर्क थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन अगर कोई फीमेल उधर से है तो उधर से काउंटर क्वेश्चन आ सकता है ना। आप कैसे कह सकते हो कि हम कम काम करते हैं, तो घर में क्या कम काम होता है, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ज्यादा उलझना नहीं है उसमें, कभी इंटरव्यू में भी ऐसा हो, उलझना नहीं है, सीधे सीधे चुपचाप कैसे घुमा फिरा के निकल जाना है, ऐसा जब भी कोई टॉपिक आए। तो ये है संतुलित आहार की। अब संतुलित आहार में क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। आदमी को या स्त्री पुरुष को दोनों को 3000 से लेकर 3500 कैलोरी चाहिए पर डे, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख लीजिए मानव मतलब ह्यूमन को कितनी चाहिए कैलोरी, 3000 से लेकर 3500 तक कैलोरी चाहिए, है ना, एक विकसित होने के लिए। और जब आप ह्यूमन लिखते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि आपको महिला और पुरुष दोनों की बात हो रही है। 3500 कैलोरी चाहिए, और ये बहुत सिंपल सी बात है कि एक कभी क्वेश्चन, कैलोरी क्या होता है सर? कैलोरी ऊर्जा की मात्रा होती है। कैलोरी जो है वो ऊर्जा की मात्रा होती है। जैसे हम लोग अभी जो सुरेश तेंदुलकर की कमेटी आई थी, उसने ये बोला था कि जो व्यक्ति गांव में 2900 कैलोरी भोजन लेता है और जो शहर में 2400 कैलोरी भोजन लेता है वो गरीब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं?
कि कैलोरी का मतलब होता है कि कितनी कैलोरी किसमें होती है। कैलोरी एक ऊर्जा का मात्रक है। कैलोरी जो है वो एक ऊर्जा का मात्रक है और वो हम बता देंगे किसमें कैलोरी कितनी होती है। जैसे अगर आपको सपोज की सिंपल सी बात, जैसे आप एक उबला हुआ आलू खाते हो, एक उबला हुआ अंडा खाते हो, तो सीधी सी बात है कैलोरी अंडे में ज्यादा होगी। आप 50 ग्राम चावल खाते हो, 50 ग्राम गेहूं खाते हो उबले हुए, तो जाहिर सी बात है गेहूं में कैलोरी ज्यादा होगी, है ना, सिंपल है वो। तो उसी तरह से है। तो अब हम देखते हैं कि कितनी किसको किसमें होती है। अब सिंपल से यहाँ पे लिख लीजिए कि खाद्य पदार्थ और कैलोरी, कितनी कैलोरी होती है या कितनी जरूरत होती है। खैर उसकी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है। बस इतना जान लीजिए कि एक पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला, इन दोनों में जो पुरुष को कैलोरी चाहिए वो ज्यादा चाहिए और महिला को थोड़ी सी कम चाहिए, ठीक है, बच्चे को और कम चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ठीक है, तो बच्चों को और कैलोरी कम चाहिए। तो कैलोरी का मतलब यही होता है कि कौन कितना फिजिकली वर्क करता है। बच्चा फिजिकली वर्क नहीं करता ज्यादा, तो उसके लिए उतनी कैलोरी नहीं चाहिए जितनी की एक पुरुष को चाहिए। जैसे मान लीजिए कि देखिए, एक पुरुष को सामान्यतया 410 ग्राम गेहूं खाने की आवश्यकता है एक दिन में। 410 ग्राम गेहूं एक पुरुष को, ठीक है, और 50 ग्राम दाल, 50 ग्राम दाल खाने की जरूरत है एक सामान्य पुरुष को। 50 से 40 लिख देते हैं, 40 ग्राम, ठीक है, दालें। उसके बाद है इसमें उसके बाद है कि पत्तीदार सब्जियां, या कह सकते हैं कि जो दूध है ना, दूध कितना लेना चाहिए, 100 ग्राम कम से कम, ठीक है। पत्तीदार जो सब्जी है वो भी कम से कम 100 ग्राम, कम से कम 100 ग्राम पत्तीदार सब्जियां होनी चाहिए। और उसके बाद जो बसा है, बसा और तेल, ठीक है, जो बसा है वो 50 ग्राम से लेकर 75 ग्राम तक लेना चाहिए। तो ये है सर लास्ट में क्या लिखे हैं सर, 50 से 75 ग्राम बसा, तेल जो हम लोग खाते हैं वो तेल, जैसे बसा के रूप में अब घी भी हो सकता है और तेल भी हो सकता है। ये पूरे दिन का है, ये पूरे दिन का है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और नॉर्मली ऐसे ही है। अब जैसे आयरन है, आयरन हरी सब्जियों में मिल जाएगा आपको, आयरन है। और जो फैट है वो यहाँ मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ मिल जाएगा, और प्रोटीन है वो दाल में मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो बस नॉर्मली आप समझ ही जाएंगे। इसमें बस क्वेश्चन ये बनेगा कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार वो है जो 3000 से लेकर 3500 कैलोरी तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। संतुलित आहार वो है जो 3000 कैलोरी से लेकर 3500 कैलोरी तक ऊर्जा हमें देता है, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। अब प्रॉब्लम यही होती है कि जो इसमें दाल है ये लोगों को नहीं मिलती, दूध लोगों को नहीं मिलता है ना। कुछ लोग हरी सब्जी ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग दाल ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग गेहूं और कुछ लोग चावल और सब्जी ज्यादा खाते हैं। तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर चीज उसमें हो, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये था आपका उसके बाद हम देखते हैं संतुलित आहार। बस ये ध्यान रखना है, संतुलित आहार में कैलोरी याद रखनी है
कि 3000 से लेकर 3500 तक, और उसके बाद पुरुष को कैलोरी थोड़ी ज्यादा चाहिए, और स्त्री को कम चाहिए, बच्चों को और थोड़ी कम चाहिए। तो ये चीज है। बाकी हमने आपको चार्ट बना ही दिया है कि 100 ग्राम एवरेज दूध लेना जरूरी है। 100 ग्राम, 40 ग्राम दाल खाना जरूरी है डेली, और 410 ग्राम गेहूं खाना जरूरी है। गेहूं, ठीक है। मुझे लगता है 410 ग्राम गेहूं लोग कम खा पाते होंगे, है ना। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते हैं 410 ग्राम। तो ये था। अब उसके बाद हम देखते हैं मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, कौन कौन से हैं ह्यूमन डिजीज? तो अब उसके बाद ये देखते हैं कि मानव रोग का नाम देखते हैं, और उसका कारण देखते हैं, और उससे क्या क्या कौन सा प्रभावित अंग होता है वो देखते हैं। वैसे तो लक्षण भी जरूरी है, लेकिन लक्षण अभी तक पूछे नहीं गए कभी। जैसे मान लीजिए कि मानव रोगों में पहला तो ये, मान लीजिए किसी को हुआ, मान लीजिए डेंगू हुआ, ठीक है, तो मानव रोग है डेंगू। अब डेंगू में पहला तो ये समझना है कि डेंगू किससे होता है, पहली बात। दूसरा है, डेंगू होता है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। पहला है कि डेंगू किससे होता है, फिर कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसके बाद डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण अभी तक पूछे नहीं गए, फिर भी लिख लीजिए। एक तरफ लिखिए रोग, दूसरी तरफ प्रभावित अंग, और फिर कारक किस किस से होते हैं। तो पहला लिख लीजिए इसमें रोग, कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। रोग, दूसरा है प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, और तीसरा है कारक, और चौथा इसमें है लक्षण। तो इस तरह से थोड़ा सा लगेगा इसमें टाइम, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, पीसीएस में तो हमेशा ही रहता है। तो पहला देखिए, पहला लिखिए इसमें, पहला इसमें लिखिए मलेरिया। मलेरिया, ठीक है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, बता सकते हैं? मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्प्लिन यानी तिल्ली, स्प्लिन यानी तिल्ली, और आरबीसी। तिल्ली यानी स्प्लिन, और आरबीसी, आरबीसी प्रभावित होता है, ठीक है। और ये किससे होता है? एनाफ्लीज नामक मच्छर से, है ना। फीमेल एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज, बहुत बार पूछा गया है, एनाफ्लीज मच्छर, है ना। तो मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से, और इससे तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होती है। तो मलेरिया, आरबीसी, अगर मलेरिया में भी कभी हो सकता है ब्लड चढ़ाना पड़े, हो सकता है ब्लड चढ़ाना पड़े। तो इसमें लक्षण क्या है मलेरिया के? वो ये है, ठंड के साथ बुखार, ठीक है। ठंड के साथ बुखार, ठंड के साथ बुखार आता है। तो मलेरिया क्लियर है कि मलेरिया एक फीवर है, इसमें तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होता है। आरबीसी का मतलब इसमें आरबीसी बनना बंद हो जाते होंगे, तो फिर से लगाने पड़ते होंगे आरबीसी। उसके बाद उसमें है, हाँ, एक है पायरिया। पायरिया, पायरिया ये क्या है? इसमें मसूड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है।
हाँ, इसमें मसूड़े प्रभावित होते हैं। लक्षण क्या होता है इसमें? इससे ये अमीबा से बीमारी होती है। किससे? अमीबा से, अमीबा से, अमीबा से। और इसमें बस यही है कि मसूड़ों से मसूड़ों से रक्त बहना, ठीक, खून निकलने लगता है मसूड़ों से, तो ये है इसका लक्षण। उसके बाद इसमें है एक और बीमारी होती है, सबको होती है, सोने की बीमारी। ये भी एक है बीमारी, ठीक है। अब ये तो सबको मानते होंगे लोग, हैं, सोने की बीमारी, स्लीपिंग डिजीज भी होता है। ये इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है, मस्तिष्क यानी माइंड, ठीक है। इसमें माइंड जो है वो प्रभावित होता है, मस्तिष्क, मस्तिष्क। और ये किससे होता है? ये एक मक्खी होती है, सीसी नाम की मक्खी, सीसी है, सीसी नाम की मक्खी होती है वहां, उससे होता है। और ये मक्खी अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में मक्खी पाई जाती है। तो सोने की बीमारी है, इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है और ये सीसी नाम की मक्खी से होता है। उसके बाद है इसमें और बहुत नींद के साथ बुखार, ठीक है, यानी नींद के साथ बुखार। तो इसमें फीवर आता है, नींद भी आती है, साथ में तेज फीवर भी आता है। तो ये है। उसके बाद है इसमें उसके बाद है पेचिस, डायसेंट्री, पेचिस। इसमें क्या प्रभावित होता है? आंत, इसमें आंत प्रभावित होती है, ठीक है, हाँ। और ये अमीबा से बीमारी होती है, अमीबा से, अमीबा से। और लक्षण क्या है? खून के साथ दस्त, है ना, ब्लड के यानी रक्त के साथ दस्त। तो उसमें पेचिस की बीमारी मानी जाती है। उसके बाद एक दो और देख लीजिए। खून के साथ दस्ती होता है सर? हाँ, खून के साथ सर दस्ती? हाँ हाँ हाँ, दस्त एक है ना, खून की टट्टी हो रही है, बच्चों को ज्यादा हो जाती है पेचिस में। उसके बाद टिटनिस। टिटनिस एक बीमारी है, काफी खतरनाक है, टिटनिस बीमारी, है ना, टिटनिस, टिटनिस। ये किसी को भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम। और ये बीमारी एक जीवाणु होता है, टेटनी नामक जीवाणु, टेटनी जीवाणु से ये होती है, टेटनी जीवाणु से होती है। लक्षण क्या होते हैं? कभी आपने देखा होगा टिटनिस किसी को होती है तो आपने ये चीज देखी होगी कि कभी कभी जो बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को बहुत तेजी से बुखार आने लगता है और उसका जो शरीर, जो मुंह है, पूरा बंद हो जाता है ना। तो टिटनिस की बीमारी जो है वो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को और माँ को, दोनों को में से किसी को भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए बच्चा पैदा होने के बाद टिटनिस का इंजेक्शन दिया जाता है तुरंत। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, बोलते हैं 24 घंटे में कभी लग जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो टिटनेस का इंजेक्शन डिलीवरी से पहले लग जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो बस ये ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या हो सकता है? तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, क्या क्या इसमें है? तेज बुखार और शरीर में ऐंठन,
शरीर में ऐंठन होती है। ठीक है, तो ये है टेटनस की बीमारी। हैजा आप जानते ही हैं, हैजा किसको कहते हैं? जो आप लोग कॉलरा बोलते हैं ना, कॉलरा हो गया, उसको हैजा बोलते हैं। और प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत। प्रभावित अंग आंत होता है, और इसमें कालेरी नामक जीवाणु से होता है। कालेरी नामक जीवाणु, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, बस हो गया। कालेरी जीवाणु से ये बीमारी होती है। और हैजा में तो पता ही आपको है ना, लगातार दस्त और उल्टियां होती है। तो लिख लीजिए, लगातार दस्त और उल्टियां। बस एक लास्ट लिखाना है हमें, क्षय रोग, जिसको हम बोलते हैं टीबी, क्षय रोग। क्षय रोग, क्षय रोग क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु होता है। अच्छा, क्षय रोग से प्रभावित कौन सा अंग होता है, बता सकते हैं? टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिसको टीबी हो जाती है, लंग्स। लंग्स, फेफड़े। हाँ, तो ध्यान रखना है कि फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं, लंग्स। और ये ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है ना। क्लोसिस नामक बीमारी जो जीवाणु होता है उससे होता है। बाकी लक्षण तो आपको पता ही है। लक्षण क्या होते हैं इसके? बार बार खांसी आना, कफ का आना, और कफ के साथ में रक्त का आना। टीबी के मरीज को आपने देखा होगा, वो बहुत ज्यादा खांसते हैं और उन्हें कफ हो जाता है, और कफ के साथ में खून भी आता है। तो कभी कभी इतना खून आता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये है। देखो, बीमारियां बहुत सारी हैं, लेकिन सबको लिखाना जरूरी यहाँ पर नहीं है। और बस एक और लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, लिखा लीजिए, हम लोग कल ही करेंगे फिर। जैसे इसमें लिखाना ही है, सिर्फ समझना कुछ भी नहीं। जैसे बीमारी एड्स है, तो एड्स की बीमारी क्या होती है? HIV नामक विषाणु होता है ना, जिसमें रोग प्रतिरोध क्षमता खत्म हो जाती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कल आपको चार्ट बना के समझा दें, कि ज्यादातर आपको पता ही होंगी। जैसे मान लीजिए डेंगू है, तो डेंगू कैसे होता है, पोलियो कैसे होता है, कल इसको चार्ट बना के समझा देंगे। तो आज हेडिंग डाल दीजिए, विषाणु से होने वाली बीमारियां। ठीक है, इसको हम लोग कल ही कर लेंगे, क्योंकि 3:45 पे क्लास वो भी करना है। और अभी तक हमने खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया। विषाणु से होने वाली बीमारी। अच्छा, क्वेश्चन पहुंच गए थे आपके पास? जी सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। और ये अच्छा, ये नैना नहीं है क्लास में। नैना सर मंडे कहीं एंगेजमेंट कहीं और क्लास का रहता है नैना का। ठीक है, तो 3:45 बजे ले लेते हैं क्लास, ज्यादा क्वेश्चन तो होंगे नहीं, 4 बजे ले लेंगे। ठीक है जी सर। हाँ, तब तक खाना भी खा लीजिए अभी। मेंस का हाँ, मेंस का टेस्ट